हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हमने पहला टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो आज की टॉपिक है हमारी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी आपके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही 5 तरीके होंगे। जनरल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन सभी मेथड्स में हम फिर सेम वही कहानी, पहले कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे, फिर उनका सेंट्रल टेंडेंसी मेजर और डिस्पर्सिव मेजर कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ पहली टॉपिक अपनी आज की, जनरल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल मैंने पहले बताया था क्या होता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर सपोज करते हैं आपके पास कोई सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उसमें से अगर आप कोई रेंज ऑफ वैल्यूज उठाते हो तो उसको आप क्या कहोगे? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलोगे। तो जनरल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, लेट लेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन of x can be defined as a probability density function fx, a probability density function fx such that, जो अगर आपका ये जो x है, क्योंकि ये आपका एक रेंज होगा तो कहीं से कहीं भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एंड इसकी वैल्यू आपकी क्या हो? 1 के बराबर हो। तो ऐसे को ही आप क्या कहते हो? अपना एक जनरल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे, राइट। अब इसके सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कैसे निकालेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी मेजर मतलब, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब आपका मीन क्या होगा। सो अगर इसके लिए मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर आप मीन कहो तो लिखूं ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट, इट इज, ये मैंने पहले बताया था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, राइट। और इसका वेरिएंस अगर आपको लिखना हो
दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सिव, सो दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट, ये मैंने बताया था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आपको वेरिएंस पता है तो आप एस डी निकाल सकते हो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ही आपको क्या देगा, एस डी दे देगा। ठीक है, क्लियर है चीज। ठीक है, चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, पहले जितने भी टाइप्स के आपके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं उनको एक साथ डिफाइन कर देता हूँ, फिर एक ही साथ सबके क्वेश्चंस को एक साथ करते जाएंगे। चलिए दूसरा टाइप है, दूसरा जो टाइप है वो है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब कहोगे, तो उसके लिए भी सेम वैसी कंडीशन है, एक इंटरवल यहाँ पे दे दिया, जैसे वहां पे क्या था इन्फिनिटीज, एक बिग रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे एक इंटरवल हो जाएगा ए से बी। सो एक्स इज सेट टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इफ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक इंटरवल दे देते हैं, जैसे वहां पे तो आपका ऑन द इंटरवल ए टू बी इज एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे दो है, वन डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फा होगा, जहां इफ एक्स की वैल्यू बीटा से छोटी और अल्फा से बड़ी हो, एंड जीरो, और ये हो जाएगा आपका अदरवाइज, अगर कुछ और आएगा तो जीरो वैल्यू के। तो अगर इसका मैं ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, एक कांस्टेंट फंक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि वन बाई बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ अल्फा, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ बीटा, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी ऐसे, यहाँ पे ये आपका क्या है, वन माइनस वन बाई बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको इसके लिए मीन निकालना पड़ जाए, सेम वही स्टोरी, अगर इसके लिए आपको एक्सपेक्टेशन या मीन निकालना हो, तो वो किसके बराबर हो जाता है, इस केस में होता है बीटा प्लस अल्फा बाई टू, एंड वेरिएंस होता है आपका इस केस में वी एक्स, इट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, चलिए इसको भी मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बोला था वो क्या था आपका, वो था आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो थर्ड इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए भी कंडीशन है, क्या है लिख देते हैं, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन a continuous distribution is said to be exponential distribution for some lambda greater than zero। अब इसके लिए क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखोगे इसके लिए आपका होता है
लैम्डा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, कब? जब एक्स की वैल्यू आपकी किससे हो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो, लेस देन जीरो होगी तो ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है। अच्छा, अब इसके लिए अगर आपको मीन निकालना हो तो मीन इस केस में आपका होता है 1/λ, वेरिएंस आपका होता है 1/λ²। कभी कभी किसी ने आपसे पूछ दिया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको मैंने एफ एक्स से दिखाया था कैपिटल, वो अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो ये आता है आपका 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा ए फॉर ए ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये आया कैसे है? तो ये आया है क्योंकि आपका इक्वेशन होती है जीरो से ए, लैम्डा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा ए डी एक्स। जो आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई आपकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, चलिए अगला है, अगला आपका है फोर्थ वन। फोर्थ वन इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो देखेंगे, देखेंगे। x is a normal random variable if PDF probability density function is given by, अब देखिए इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√over 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस साइन लगा हुआ है, जहाँ पे आपकी x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे जो आपका फंक्शन बनेगा वो एक सिमेट्रिकल फंक्शन बनेगा। उस कर्व का जो शेप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बेल शेप बोलते हैं। तो ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इक्वेशन हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नोट करके, द फंक्शन इज बेल शेप्ड। बेल शेप्ड मतलब कुछ ऐसा कर्व बन के आएगा आपका। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट मीन। मीन को मैंने यहाँ पे म्यू से दिखाया है, और सिग्मा क्या है वो आपको पता है, वो एस डी होती है। ठीक है, बाकी आपको चीजें इंफॉर्मेशन डेटा में दी रहेंगी। तो इस केस में फिर वही कहानी देख लेते हैं, आपका मीन क्या होगा। तो मीन इज हियर, मीन नथिंग बट मीन यहाँ पे आपका होता है म्यू के बराबर, जो ऑलरेडी हमने लिखा है, और वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट जो टाइप है वो है आपका स्टैंडर्ड न्यू, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, वो इवेल्युएट किया जा रहा है, वेरी किया जा रहा है कहाँ से कहाँ पे, ये वेरी किया जा रहा है आपका म्यू से सिग्मा स्क्वायर तक के बीच में। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, राइट। जिसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है न्यूमेरिकली। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप रिड्यूस कर दोगे, जिसको आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन जनरली जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत आते हैं एग्जाम में, जो अभी हम कुछ समय में देखेंगे। ठीक है, सो अब आप उसको चेंज कैसे करोगे, तो आपको कन्वर्जन करना है। कैसे? देखिए, एन
म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपने मीन आपको 0 मान लोगे, एस डी को 1 मान लोगे, तो इसके लिए आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। इस केस में आपका जो मीन होता है वो 0 होता है और जो वेरिएंस होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एन 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, एंड जनरल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर है। राइट। तो अब हम इसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो पिछले साल गेट में आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने से पहले एक चीज जो कभी कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ दी जाती है उसको भी मैं यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ, जो बेल शेप्स को लेके मैंने बताया था। सपोज करते हैं यहाँ पे आपका ये मैंने लाइन खींची, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल लाइन अबाउट मीन हो जाएगा। ठीक है, सो सपोज करते हैं ठीक है, ये मीन लाइन हो गई। अभी मैं कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ आपके। सो कर्व जो है आपका सपोज करते हैं ट्राइंग टू मेक द कर्व, चेक बेल कर्व नहीं बन पाएगा बट ट्राई करूंगा। एग्जैक्ट वैसा ही बनना चाहिए जैसा इस साइड हो। सो आप मतलब मान लेते हैं ऐसे, और ये ऐसे, और ठीक है, नियरली नियरली सेम है। मैं इसको थोड़ा सा सही करना हो तो आप कर सकते हैं इधर से। चलिए इधर से सही कर देता हूँ मैं इस चीज को। जैसा ग्राफ इधर से आ रहा है ट्राई करूंगा वैसा ही स्लोप इधर भी दे सकूँ मैं। ठीक है, सो नियरली नियरली इसको भी आप सही कर लो इस साइड से भी थोड़ा सा। So, ठीक है, नियरली सेम है। सो ये थोड़ा सा आपका शिफ्ट होगा, चलिए इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। उसको शिफ्ट, लाइन को शिफ्ट करने के बजाय, ग्राफ को शिफ्ट करने के बजाय मैं लाइन शिफ्ट कर दूंगा आपकी। ठीक है, सो हमारी लाइन है, सपोज करते हैं ये हमारा सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ से। सो नियरली ये सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे आपका नियरली नियरली ये, सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर से। ठीक है, चलिए। सो मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जैसे सपोज करते हैं आपकी म्यू की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जब लोगे, ठीक है, जब आप म्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, ये तो म्यू हो गई, दिस इज म्यू। अब मैं कुछ और लाइंस यहाँ ड्रॉ करूंगा, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। चलिए येलो कलर ले लिया मैंने। ये आपका म्यू, सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यू इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, एंड दिस इज म्यू माइनस म्यू प्लस सिग्मा। यहाँ पे आ गया आपका म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा। चलिए दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज म्यू माइनस 2 सिग्मा, हियर ऑल्सो म्यू माइनस 2 सिग्मा। ये नियरली नियरली ये आपकी वैसे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। सो और एक और लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, म्यू माइनस 3 सिग्मा। सो समथिंग अबाउट म्यू माइनस 3 सिग्मा कहीं आपका यहाँ आ जाएगा। चलिए ये म्यू माइनस 2 सिग्मा थोड़ा सा चेंज करता हूँ।
चलिए पहले म्यू माइनस थ्री सिग्मा मैंने ड्रॉ किया, ये म्यू माइनस थ्री सिग्मा है, ये आपका म्यू प्लस थ्री सिग्मा है। ठीक है, कलर चेंज किया मैंने, आपका यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपका म्यू माइनस टू सिग्मा ये है, और लफली म्यू प्लस टू सिग्मा आपका यहाँ आ जाएगा, और दिस इज योर म्यू माइनस सिग्मा एंड दिस इज, थोड़ा सा ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है इस वजह से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चलिए इस चेंज को मैं रिमूव करने के लिए, चलिए यहाँ पे मैं म्यू प्लस सिग्मा देख दूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी दिखाई दे। ओके, एंड दिस इज योर म्यू प्लस टू सिग्मा। ठीक है, सो वैल्यूज लिखता हूँ मैं। उससे पहले इसको आपको डॉटेड फॉर्म में ले लो। सो ये आपका मैंने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म दे दिया आपको क्वेश्चन लाइन में। ठीक है, चलिए ये आपका म्यू माइनस टू सिग्मा है, म्यू माइनस सिग्मा है, ये म्यू माइनस टू सिग्मा है, ये म्यू माइनस थ्री सिग्मा है, ये म्यू प्लस सिग्मा है, ये म्यू प्लस टू सिग्मा है, एंड ये म्यू प्लस थ्री सिग्मा है। सो ये जो आपका डेटा मैं कवर अप जो मार्कअप करता हूँ आपका डेटा को, हाँ चलिए ये ले लेता हूँ मैं। चलिए, सो ये जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूँ, जो येलो रीजन आपका आ रहा है, या इसको आप स्टेटेड कर देता हूँ मैं लाइन फॉर्म में। ये जो आपका रीजन आएगा येलो रीजन, ये जो मैं मार्क करूंगा, ठीक है, ये आपके कर्व का, जो भी आपने यहाँ पे कर्व प्लॉट किया उसका ये 68.27% है। ठीक है, अब अगर आप म्यू माइनस टू सिग्मा से म्यू प्लस टू सिग्मा के बीच की एरिया अगर आप लेते हो, सो अगर मैं इसकी बात करूं, ये एरिया जो मैं अभी ब्लू कलर से मार्किंग कर रहा हूँ, सो अगर आपने ये एरिया पकड़ी, जो ब्लू कलर वाली एरिया है, ठीक है, ये ब्लू कलर वाली एरिया के अंदर जो इतना भी पार्ट आया, म्यू माइनस टू सिग्मा से म्यू प्लस टू सिग्मा के बीच का, देन ये जो आपका एरिया होता है, ये आपके पूरे कर्व का अबाउट 95% एरिया ये कवर अप कर लेता है। ठीक है, वहीं अगर आपने रेड, ये जो म्यू माइनस थ्री सिग्मा के बीच की वैल्यूज हैं, अगर आप उसको देखो, सो मैं इसको ऐसे प्लॉट करूँ, कैसे करूँ, चलिए मैं उन्हें ऐसे क्रॉस करता हूँ। ठीक है, जो रेड कलर की अब एरिया मैं मार्क करने वाला हूँ आपकी, ठीक है, ये म्यू माइनस थ्री सिग्मा से म्यू प्लस थ्री सिग्मा के बीच की जो रीजन होगा, सो दिस रीजन आई एम सेइंग। अगर आप रेड कलर वाले रीजन की बात करोगे तो ये एरिया जो होती है आपकी, ये आपकी अराउंड 99.73% कवर अप कर जाती है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना होगा, जिससे अगर गेट में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, कभी कोई क्वेश्चन आया आप दिखेंगे भी। सो कमिंग टू द क्वेश्चंस, अब चलते हैं गेट के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा गेट में आया है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन भी है आपका। सो पहला क्वेश्चन जो आया है, द एरिया, ये 2016 का है, ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो पीछे मैंने ड्रॉप किया था वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ एरिया था। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ अ रैंडम वेरिएबल z, of a random variable z within the limits -3 to +3 is। चलिए, ये आपका एनईटी टाइप क्वेश्चन गेट 2016 में एक मार्क्स का है। सो अगर स्टैंडर्ड न्यू है तो म्यू की वैल्यू हो गई आपकी 0, सिग्मा की वैल्यू हो गई 1। सो जरा जो मैंने पीछे ग्राफ बनाया था उस ग्राफ में देखो, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो और यहाँ पे 1 रखते हो तो -3 से +3 वाली एरिया आ गई। सो अगर मैं बात करूँ तो -3 से +3 के बीच की एरिया क्या होती है, म्यू माइनस थ्री सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री सिग्मा, that is equal to area in the bracket
-3 2 + 3, और ये मैंने अभी आपको बताया कितनी होती है, 99.73%। तो आपका आंसर हो गया डायरेक्टली 99.73%। तो इसलिए ये ग्राफ, ये जो एरिया बताया आपको, ये थोड़ा सा ध्यान होना जरूरी है, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो गेट में आया है, 2 मार्क्स का, गेट 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to 8 एक्सपोनेंट -(x²8) dx इज। आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 1 पाई 2 एंड 2 पाई। सो दिस इज योर क्वेश्चन सोल्यूशन। अब अगर आप ये देखोगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व से ही जो इक्वेशन होती है वो कुछ वैसा ही लगता है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमारा फंक्शन ये था। सो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू जो था वो मैं यहाँ से लिखता हूँ। सो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास था वहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास वहाँ पे था, इट इज नथिंग बट, अगर आप इसको कंपेयर करने जा रहे हो, सो इट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी e⁻x - म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू क्या होती थी आपकी, 1 होती थी। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, 1 है, और म्यू की वैल्यू आपकी 0 है। सो अगर आप इसको पुटअप करते हो तो ये वैल्यू क्या आती है, जरा देखो तो ये आती है यहाँ पे, और 1/√2 पाई, 1/इंटीग्रल ओवर 2 पाई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी e⁻x² एंड डिवाइडेड बाई, सिर्फ म्यू, म्यू की वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यू नहीं, सिग्मा हमें पता नहीं, सिग्मा देखना पड़ेगा। सो आप क्या करो, म्यू की वैल्यू रखो, सिग्मा की वैल्यू पुटअप करो, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, मैं इरेजर यूज करता हूँ, और मैं सिर्फ म्यू की वैल्यू 1 रखता हूँ। एक बार म्यू की वैल्यू 0 रख के चेक करता हूँ, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/(x² -2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अंदर ब्रैकेट में 2 पाई सिग्मा स्क्वायर है, राइट। सो अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे, अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर नहीं होता है, ये सिर्फ 2 पाई ही होगा यहाँ पे। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, राइट, या अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ऊपर वाले से नीचे वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को, तो x - (x²), अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए पहले हमें लिमिट सेम करनी होगी। अब ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को 0 से इन्फिनिटी करना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी 1/√2 पाई e⁻(x²/2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप कंपैरिजन करो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x²/2 सिग्मा स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू -(x²/8), दिस इज सिंपलाइज सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सो x² से x² कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, सो सिग्मा इज इक्वल टू 2 आ रहा है आपका। सो अगर आप इस फंक्शन में 2 पुटअप कर दोगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी अगर आप 2 पुटअप करते हो हर जगह, राइट, 2 पुटअप करते हो, 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई सिग्मा स्क्वायर था, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे भी रखिए आप, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। जब आप पुटअप करोगे यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुटअप करते ही जैसे क्या हो जाएगा आपका, आप पुटअप करो तो 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर से बाहर आया तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e⁻(x²/8। सो ये देखिए वही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए ए आज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आए हैं। क्वेश्चन है गेट 2012 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? द एनुअल पार्टिसिपेशन डेटा the annual precipitation data of a city is normally distributed with mean and standard deviation as 1000 mm and 200 mm respectively. The probability that the annual precipitation is more than 1200 mm. ऑप्शन दिया है लेस देन 50%, 50%, 75% एंड डी दिया है आपको 100%। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें समझ में आता है कि मीन तो आपको डायरेक्टली मेंशन किया, म्यू इज इक्वल टू 1000 mm एंड सिग्मा इज इक्वल टू 200 mm। तो उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x इज ग्रेटर देन 2000। दिस इज इक्वल टू p, z इज ग्रेटर देन, सो 1200, सॉरी यहाँ पे 1200 है, मैं 2000 गलती से लिख दिया। इससे भी 1200, एक जीरो आप यहाँ से कम कर लीजिए, सो 1200 यहाँ पे आ गया आपका माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, जेड एक्स माइनस सिग्मा अपॉन में म्यू, सॉरी एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, से हो गया पी जेड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, पी जेड इज ग्रेटर देन 1। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल और याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई थी अभी। वो बताई क्या थी, ये देखिए अगर आप मैंने अगर वो जो ग्राफ बनाया था, ग्राफ में आपको क्या बताया था कि अगर z की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है तो वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो होती है 0.68। 0.68 -2 से z की वैल्यू 2 के बीच में होती है तो वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.95। -3 से z की वैल्यू 3 के बीच में होती है तो वैल्यू कितनी होती है आपकी 99 पॉइंट, सॉरी 0.99 जो परसेंटेज मैंने ग्राफ का लास्ट में आपको एक दिया था। जो आपको डेटा दिया है वो आपका आ रहा है z इज ग्रेटर देन 1। सो z इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको p z इज ग्रेटर देन 1 निकालना है तो हम क्या करें, 1 माइनस, इट इज इक्वल टू 1 माइनस p z लेस देन 1 निकाल लें। लेस देन 1 कहने का मतलब 1 माइनस p z इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होना चाहिए। अब ये कैसे निकाल के लाओगे, सो p -1 z से 1 अगर आपका 0.68 है तो सिर्फ अगर आपको इसका आधा लेना हो तो क्या हो जाएगा, 0.68/2 दैट इज 0.34 हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पुटअप कर दो 1 माइनस 0.34, सॉरी 1 माइनस 0.34 नहीं होगा, वेट वेट वेट, सो इट इज 0.34। इस वाली चीज को एक बार मैं फिर से देखता हूँ। हाँ, हमारा आ गया पी जेड ग्रेटर देन 1 के लिए आपको सॉल्व करना है ना। तो पी जेड ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करना है तो आपको एक साइड नहीं जाना है, दूसरे साइड में से भी जाना है, राइट। तो इसको आपको यहाँ से डिलीट कर दो। पी जेड ग्रेटर देन 1, अगर मैं उस ग्राफ में वापस जाऊँ तो जेड इज ग्रेटर देन 1 का मतलब आपको इस साइड आना है सर, पीछे से, मतलब तो आपको आधी वैल्यू पे ही, ग्राफ के आधे वैल्यू में ही काम करना है। अगर पूरे में करते तो 1 में से माइनस करते हैं। अगर आपको पूरे में, इफ फुल कर्व,
तब तो 1 माइनस पी जेड लेस देन 1 कर देते, बट आप क्या कर रहे हो इसमें, पी जेड इज ग्रेटर देन 1, तो बेल्स कर्व का हाफ ही कर्व आप ले रहे हो ना, हाफ कर्व इज कंसिडर्ड। तो सिंस हाफ कर्व कंसिडर किया गया है, सो पी जेड ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस पी जेड लेस और 1 से कम हो, तो 0.5 माइनस 0.34, क्योंकि तो ये हो गया 0.16। ऐसा क्यों मैंने किया, आप समझ लोगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका, ये इस पॉइंट के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब इधर आपका 50% और इधर भी आपका 50%। तो हमें क्या करना है, डेटा आपको इस साइड का डेटा सिर्फ लेना है, तो इसलिए आपने क्या किया, 50% में से माइनस किया। ठीक है, सो आंसर इज 0.16, दिट इज लेस देन 50%। सो योर आंसर इज लेस देन 50%, दैट इज ए। ठीक है क्या, चलिए इसी पे एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे और भी आपको डाउट जो थोड़े बहुत होंगे वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे आपके। देखते हैं, दो क्वेश्चन और देखते हैं। गेट 2009 में, ये क्वेश्चन आया आपका गेट 2009 में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव probability function minus infinity to xn can be approximated as, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट 2009 में सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे आपको एक प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 1.7255 एक्सएन रेज टू पावर 0.12, ये आपको एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, वेयर क्वेश्चन में देता है एक्सएन इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। इफ मीन एंड एस डी आर 102 and 27 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, द probability of the precipitation between 90 सेंटीमीटर and 102 सेंटीमीटर इज, ऑप्शन आपको दिए थे इसमें 66.7%, 33.3%, 50% एंड 16.7%। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सो म्यू तो आपको दे दिया है 102 दिया था, और एस डी आपको दिया था 27 सेंटीमीटर, राइट। सो अगर आप यहाँ पे वो लगाते हो अपना, तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई बोलता है, 90 से 102 के बीच में बोलता है ना। सो ग्रेटर और इक्वल टू 90, लेस और इक्वल टू 102। सो अगर आप इसके लिए सॉल्व करने जाओगे तो एक्सन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक्सन लाई करेगा 90 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 27 से 102 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 27 से। सो एक्सन लाई कर रहा है आपका यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, माइनस वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 12 डिवाइड बाई 27, और ये तो आपका जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब एक्सन आपका लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, जीरो से -0.44 में। ठीक है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बेल्स कर्व में जाना है, राइट। आपको कहाँ पे जाना है, लेफ्ट हैंड रीजन की उसमें जाना है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये आपका सिमेट्रिकल कर्व होता है, सॉरी, यही तो आपका सिमेट्रिकल कर्व बन के आएगा। सो अगर ये जीरो है, तो जो आपको डेटा निकालना वो यही तो निकालना है, दिस इज जीरो, दिस इज 0.44 पॉइंट का। सो आपको क्या करना होगा, जीरो में से इस वैल्यू को हटा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू F0
माइनस एफ ऑफ 0.44। सो एफ जीरो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, सब कुछ जीरो है तो एक्स, ये आप सीधे लिख सकते हो ई रेस टू पावर जीरो दैट इज 1 माइनस 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 1/, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक्स 1 प्लस एक्सपोनेंट माइनस ऑफ 1.725 1.7255 xn इज माइनस 0.44 माइनस ऑफ 0.44 इंटू 0.44 मॉड करना है और पावर 1.1/2 करना है। अब आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1+1 ई की पावर 0 1 होता है माइनस 1/, आपको इसको भी सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ये जो पूरा वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालोगे तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस, इसको मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ 1/, आप सबसे पहले एक्सपोनेंट की पावर माइनस 1.7255 इंटू 0.44 होल इंटू 0.144 इंटू की पावर 1.12 प्लस 1, तो ये आपका टोटल वैल्यू हो जाता है, ये आ रहा है सॉल्व करके डिवाइडेशन में 0.3345। सो सॉल्व करके वैल्यू आ रही है, माइनस किया 0.5 में से दिस, ये आ रहा है 0.1655। सो दैट इज नथिंग बट 16.5%, 16.55%। सो योर 16.55%। सो योर क्लोजेस्ट आंसर अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है डी, सॉरी या डी, दिस इज डी 16.7%। सो आपका इलियस का आंसर हो जाएगा 16.7%। तो जब भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको ग्राफ्स की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट्स चेक इट आउट वंस। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये आपका गेट 2016 में आया है। क्वेश्चन देता है लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x is given by fx is equal to 3/2 e raised to power minus 3 x ux plus ae 4x u of minus x, where ux is a step function. Then the value of a and probability px less than or equal to 0 is, ऑप्शन आपको दिए थे यहाँ पे 2 1,2 2,1/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 4,1/2, तीसरा ऑप्शन दिया है 2,1/4 एंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया है 4,1/4, ठीक है। यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। चलिए, सो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि हमें एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए बनाना है तो हम दो चीज़ें करेंगे। सो सोल्यूशन अगर हम सॉल्व करने जाएं इसका, अगर मैं एफ एक्स देखूँ तो यह दो फंक्शन का फंक्शन बनेगा कब, एक जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, एक एक्स जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो जब एक्स लेस देन 0 होगा, सो एक्स लेस देन 0 देखिए आपका u माइनस एक्स है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए ई की पावर 4x, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो आपका ये वैल्यू होगा 3 2 e रेस टू पावर माइनस 3x, राइट। और अब हमें पता है कि अगर ये पीडीएफ है तो इन दोनों का इंटीग्रल क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सो इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ये होता है 1 के बराबर। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ए ई की पावर 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी 3/2 e रेस टू पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 1। सो अभी मैं नेक्स्ट
आपका सिलेबस ये स्टार्ट करने वाला इंटीग्रेशन का। ऐसे आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो पता होगा, e⁴x का इंटीग्रेशन होगा e⁴ एक्स अपॉन में 4, आपको माइनस इन्फिनिटी से 0 जाना पड़ेगा, प्लस 3/2 कॉमन आउट, ये हो गया आपका e⁻−3x डिवाइडेड टू -3, ये आपको 0 से इन्फिनिटी जाना होगा, ये होगा आपका 1 के बराबर। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो e⁴0 हो जाएगा 1, e⁻−∞ 0 होता है, सो ये हो जाएगा आपका a/4, प्लस सिमिलरली e⁻∞, यहाँ पे आपका आ गया -3 है, e⁻0 होता है 1, और e⁻∞ हो गया 0, सो ये हो जाएगा 3, देखिए 3/2 इंटू 0 और -3/2 इंटू 1 -1/3। इसको इरेज कर दीजिए यहाँ से, सो इट इज इंटू -1/3, दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आप लिख सकते हो a/4 एंड प्लस प्लस 1/2, 1/2 is equal to 1. This implies a is equal to 1 minus 1/2 into 4. So it is 1/2 into 4, that is nothing but 2. So a की तो वैल्यू आ गई आपकी 2 के बराबर, राइट। अब क्वेश्चन कहता है पी एक्स इज लेस और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, राइट। इसके लिए सॉल्व करना है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो पी एक्स इज लेस और इक्वल टू 0, नथिंग बट क्या है, जरा देख लो तो आप, एक्स लेस देन 0 के लिए आपने फंक्शन क्या e⁴x बनाया, तो चलिए रख दीजिए। सो जगह इंटीग्रल ऑफ -∞ से 0, ए की वैल्यू हो गई 2 e⁴x dx। तो ये आप लिख सकते हो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से 2 e⁴x अब बाई 4, अब -∞ से 0, -∞ तो खत्म हो गया, सो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 1/2। देख लेते हैं 2, 1/2, करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये गेट 2016 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये गेट 2016 सिविल इंजीनियरिंग में आया है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है पीडीएफ, मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पीडीएफ लिख रहा हूँ, ऑफ a random variable is defined as fx is equal to 0.25 0, ये है if x is greater or equal to 5, less or equal greater or equal to 1, less or equal to 5 and otherwise। सवाल पूछा है आपसे, फाइंड पी एक्स लेस और इक्वल टू 4 के लिए आपको सॉल्व करना है। अच्छा, ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पे 3/4, 1/2, 1/4 एंड 1/8। सो आंसर हो जाएगा आपका सोल्यूशन। देखो, सो सेम वही कहानी जैसे भाई आप कर रहे थे। सो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, पी एक्स लेस और इक्वल टू 4, कैसे आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे -∞ टू 4 जाना है आपको, एफ एक्स डी एक्स करना है। सो एफ एक्स सबसे पहले 1 जाओगे, फिर 1 से 4 चले जाओगे, फिर 4 से इन्फिनिटी जाओगे आप। चलिए, सो इट इज इक्वल टू -∞ टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स प्लस 4 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो खत्म हो गया, 0 है, ये अदरवाइज 0 है, ये भी 0 है, तो आपका फंक्शन बन गया 1 to 4 0.25 into dx। so it is nothing but 0.25 x 1 to 4, so 0.25 in the bracket 4 minus 1 is 3, 0.75, 0.75 is nothing but 0.75 is nothing but 3/4, so 3/4 a is the correct answer। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन अगर गेट में आता है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है गेट 2009 में क्वेश्चन आया है ये, the standard deviation of a uniformly distributed random variable between 0 and 1 is, 1 और 0 के बीच में वैल्यू दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है 1/√2
12 एंड बी दिया है आपको 1/√3, ये दिया आपको 5/√12 एंड ऑप्शन डी दिया है आपको 7/√12। सो ये गेट में क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले कराया था। देखिए यूरियल का के लिए आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखवा है एस डी का फॉर्मूला। वेरिएंस का अंडर रूट आप ले लोगे तो रूट ओवर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 12 आपको करना है। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ डायरेक्टली। सो हमारा क्वेश्चन ये रहा, तो डायरेक्टली एस डी क्या हो जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हो। आप एस डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 12 इसका होल स्क्वायर। So beta is nothing but 1, 1 minus 0 by 12. So it is nothing but it is coming out to 1/√12. So correct answer is A is the correct answer, 1/√12. तो अगर आपको इस तरह से डेटा अगर आपको पता है, फॉर्मूले आपको पता है, तो आप फटाफट आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, इसी टाइप के क्वेश्चंस में जो मैं मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेसिकली आपके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के ऊपर। चलिए क्वेश्चन है आपका गेट में आया हुआ है, टू गेट 2008 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है इफ probability density function of a random variable x is, fx की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर, जब x लाई करता है 1 से -1 के बीच में, 0 अदरवाइज। आपको क्वेश्चन वैल्यू निकालना है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, कहाँ से कहाँ तक के लिए, p -133 से 1/3 के बीच में। ऑप्शन आपको दिए हुए थे यहाँ पे 0.247, 2.47, 24.7, 247। तो आपको यहाँ पे इस वैल्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे आप, अभी मैंने जैसे पीछे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे दोबारा। सो आपको करना है पी राई करना है आपको कहाँ से कहाँ, आपको लाना है -1/3 से 1/3 के बीच में, राइट। सो ये हो जाएगा नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ -1 से 3 से 1/3 एफ एक्स डी एक्स, इसी को आपको सॉल्व करके लाना है। सो आप सॉल्व कर दो। सो इट इज नथिंग बट -1/3 से 1/3, अगर आप देखोगे -1 से 1 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, सीधे रख दो एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये हो गया आपका x³/3 और 1/3 से -1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1/3 कॉमन, ये बाहर आ जाएगा आपका 1/27 प्लस 1/27, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2/81। अब इन्होंने क्या करा, आपको परसेंटेज फॉर्म में भेजा है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 2/81 इंटू 100। और 2/81 इंटू 100 अगर आप सॉल्व करो कैलकुलेटर में तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 2.4 एंड 7%। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो गेट आपका 2013 में आया है, क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that fx is a valid PDF probability density function। fx दिया क्या है आपको, दिया लैम्डा x-1 इंटू 2 - x फॉर x इज लेस और इक्वल टू 2, लेस और ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। सो सोल्यूशन है आपका, सो पीडीएफ होने की कंडीशन क्या है कि इंटीग्रल ऑफ -∞ टू +∞ fx dx कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। चलिए भाई, सो आपको क्या करोगे, -∞ से 1 जाओगे तो 0 होगा, तो इसको आप लिखोगे कैसे, -∞ से 1 fx dx प्लस 1 से 2 fx dx प्लस 2 से इन्फिनिटी fx dx। ये कितने के बराबर होना चाहिए, 1। अगर आप देखो 1 और 2 के बाहर है तो वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये भी 0, ये भी 0। सो आपका ये फंक्शन बचा। नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम। सो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 fx dx इट इज इक्वल टू 1, और fx है क्या तब, लैम्डा x-1 2 - x। सो इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 लैम्डा इन द ब्रैकेट
एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स डी एक्स। अब आप उसको सॉल्व कर दो। सो इंटीग्रल ऑफ वन से टू, लैम्डा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस एक्स, तो प्लस थ्री एक्स एंड माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू वन। सो आपका अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो हो जाएगा लैम्डा बाहर माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स, वन से टू इज इक्वल टू वन। अब वैल्यू पुटअप कर दो इसमें। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो क्या लैम्डा इन द ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट रखते हैं। सो माइनस टू का क्यूब माइनस एट बाई थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, दैट इज थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर बाई टू माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू टू दैट इज फोर। एंड ये बड़ा वाला ब्रैकेट था, इसको हटा दो आप यहाँ से। ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, पहले अपर लिमिट सॉल्व की माइनस, वही लोअर लिमिट डालो। सो माइनस वन बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू वन। सो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये आ रहा है आपका सॉल्व करने पे, दिस इज नथिंग बट इट इज कमिंग आउट टू बी वन बाई सिक्स, दैट इज इक्वल टू वन। सो लैम्डा इज इक्वल टू सिक्स इज योर आंसर। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, तो आप चाहोगे तो फटाफट आपके आंसर्स इस तरह से निकाले जा सकते हैं। चलिए एक और रिसेंट ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रिसेंट ईयर का एक और क्वेश्चन लेंगे अभी हम। सो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टेंथ ये आपका है गेट 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको एक्स बाई फोर, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन टू है और ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, और जीरो जब अदरवाइज है। तो पूछता है द मीन इज, ये गेट 2015 का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था सेट टू में। तो चलिए आपको मीन क्या होता है, मीन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पहले भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। इट इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। सो इट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जाओगे आप, एफ एक्स डी एक्स करोगे, फिर प्लस जीरो से टू जाओगे आप, एफ एक्स डी एक्स करोगे आप, फिर टू से वापस आप इन्फिनिटी तक जाओगे, एफ एक्स डी एक्स करोगे। अब देखो अगर जीरो टू के बाहर है तो वैल्यू जीरो जीरो दी हुई, तो ये तो खत्म हो गया। फिर वही कहानी, सॉरी यहाँ पे एक्स में छूट गया, एक्स एफ एक्स आएगा हर जगह, वरना ये तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा सिक एक्स एक्स। सो आप अभी नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ मैं इसमें। सो मीन आपका हो रहा है यहाँ से ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो से टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ जीरो से टू, अब अगर आप देखोगे आपका एफ एक्स है एक्स बाई फोर, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स बाई फोर इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। So I think nothing but 0 to 2. So it is coming out to be x square, पहले फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल्ड आउट, नेक्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब बाई फोर, सॉरी एक्स की पावर फोर बाई फोर, नॉट एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर बाई फोर डी एक्स। सो आप इसका इंटीग्रल रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव, फाइव फोर या ट्वेंटी हो जाएगा। सो इट इज जीरो से टू। सो टू आप वैल्यू पुटअप करो, टू का क्यूब बाई थ्री माइनस टू की पावर फाइव बाई ट्वेंटी, आप कैलकुलेटर में रखते हो तो वैल्यू आ रही है 16/15। आपको डेसिमल में रखना है तो 1.066 इज योर आंसर। सो इस तरीके से अगर आपके पास गेट में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, तो आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व आउट कराए हैं जिसमें आपके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के क्वेश्चंस को मैंने फिगर आउट किया है। ठीक है। सो
इस बेसिस पे अगर आप देखें तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की जितनी भी मैक्स टू मैक्स जितनी भी सारी टॉपिक्स हैं, सारी टॉपिक्स कवर अप कर दिया है। सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ दिया जाए, दैट इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। हमारी नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा जो भी आपके टॉपिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका बेस थ्योरम क्या होता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो उन सभी चीज़ों को मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ आपको बताया है। सो लास्ट टॉपिक आपका जो गेट में आता है, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, ये आपका ईसी वगैरह के ईसी और इलेक्ट्रिकल में आता है। दैट इज लास्ट टॉपिक इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ध्यान समझिएगा, कंडीशनल और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा अंतर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों इवेंट के साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूं। इट कैलकुलेट्स द चांस ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग टुगेदर। दोनों इवेंट अगर एक साथ होंगे तो उसे आप क्या कहोगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोलोगे। सो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन से, अगर मैथमेटिकली मैं बोलूँ तो दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन से डील करता है। सो अगर मैं बोलूँ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज करते हैं आप कह दें, एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो मैथमेटिकली तो पहले ये किसको डील कर रहा है, एक मिनट मैथमेटिकली ये चीज भी लिख दूँ। सो मैथमेटिकली ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डील्स विथ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। ओके, सो इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज करो आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने कार्ड्स की बात करी है, ठीक है, ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड, ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड that is that is both red both red and that is both red and 6। एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है। तो बेसिकली आपको या फिर दूसरा एग्जांपल आप बोलो तो रोलिंग ऑफ डाइस कर रहे हो तो 6 और 4 एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने करा तो दिया है बट उसका टर्मिनोलॉजी दूसरी थी, इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a 6 and a 4 on rolling two dices simultaneously। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली क्या इसका मतलब हो जाएगा, सो मैथमेटिकली लेट ए एंड बी टू इवेंट्स। हमारे पास ए और बी दो इवेंट हैं, देयरफॉर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में पूछा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालिए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन मैंने वहां पे एग्जांपल लिखा था उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में करा देता हूँ। फ्रॉम अ डेक ऑफ
52 cards, what is the joint probability of picking up a card that is both red and six? ठीक है। सो अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। और 26 कार्ड्स में हार्ट होता है और एक डायमंड होता है, राइट? यही होता है। सो हार्ट में एक 6 कार्ड आएगा और डायमंड में भी एक 6 कार्ड आएगा आपके पास, राइट? ठीक है। सो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? दैट इज पी रेड कार्ड इंटरसेक्शन 6 कार्ड, दैट इज पी ऑफ रेड कार्ड इंटू पी ऑफ 6 कार्ड। तो रेड कार्ड क्या होगा आपका? रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 26/52 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी अब या तो वो हर्ट का हो सकता है या तो डायमंड का हो सकता है, 2/52। सो योर आंसर इज 1/52, क्योंकि एक हार्ट में 6 कार्ड होंगे, 6 होगा, नंबर 6 होगा, और डायमंड में एक 6 हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हार्ट में भी 6 हो सकता है, डायमंड में भी 6 हो सकता है, स्पेड में भी 6 हो सकता है, स्पेड में भी तो 6 हो सकता है, और डायमंड में भी 6 हो सकता है। सो यहाँ पे 4/52 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/52। अब देखो, एक तरीका तो आपके पास ये है, आप इस तरह से लिख सकते हो। दूसरा तरीका, इसी चीज को करने का एक और तरीका क्या कर सकते हैं, देखिए। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, अब मान लेते हैं ये आपका रेड कार्ड है और ये आपका रेड कार्ड है और ये आपका 6 कार्ड है। तो रेड कार्ड में आपका हर्ट भी आएगा और डायमंड भी आएगा। 6 वाला, जो नंबर 6 वाला कार्ड होगा उसमें हर्ट का एक कार्ड होगा, एक डायमंड का कार्ड होगा, एक स्पेड का कार्ड होगा, एक क्लब का कार्ड होगा। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कितने कार्ड होंगे? तो हार्ट और डायमंड वाले होंगे, हार्ट एंड डायमंड वाले होंगे। देयरफॉर तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? भाई दो कार्ड आएंगे इसके अंदर, हार्ट एंड डायमंड के दो कार्ड, सो 2/52 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, दैट इज 1/26 इज योर आंसर। ठीक है। सो इस तरीके से आप चाहो तो इस तरह से सॉल्व कर लो या फिर इस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है। समझ में आया जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट? जॉइंट प्रोबेबिलिटी कब करनी है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या था, पहला एक इवेंट हुआ तब दूसरा इवेंट होगा, बट प्रोबेबिलिटी में इसमें क्या है, दोनों एक साथ होंगे आपके। ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब जिस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम का था, उसका था कंडीशनल वाले का, सेम वैसे ही ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो सिमिलरली जैसे वहां पे क्या करते थे, आपने रैंडम वेरिएबल लिया एक्स कि एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तीन बार हेड, आपने उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? जहां पे कई सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो एक साथ होते रहेंगे, तो उसको आप क्या कहोगे? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, it is used to describe general situations where several random variables
x and y are observed to occur together, कि एक साथ अकर कर जाए। ठीक है, ठीक है। तो इस केस के लिए आपका अगर मैं बोलूं सो लेट x and y be two joint continuous functions, then probability function x comma y is nothing but double integral f x comma y dx dy। क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट आपके एक साथ होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रल। वहां पे क्या होता था, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक ही इवेंट होता था, इसलिए आप एक एफ एक्स डी एक्स करते थे। बट यहाँ पे दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसी एरिया के अबाउट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर हम, इससे आपको डाउट और भी थोड़ा बहुत होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड दी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी of rolling the number 5 twice in a pair dice solution। ठीक है, सो सो अगर आप ध्यान से समझो, अब आपने क्या किया, एक डाइस उठाया, दो लेटर उठाया, इसमें क्या क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है। इसमें भी वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है। अब जब आप इनको कंबाइन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होंगे। अब ऐसा कितनी बार होगा कि फाइव एक दो बार आ जाए, दोनों पे आ जाए, तो सिर्फ एक ही ऐसा ही वैल्यू होगी, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1/36। तो ये तो वेन डायग्राम से आ गया। अगर डायरेक्टली लिखना चाहो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटू पी बी। सो पांच आने की पहली बार प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी बार भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सो इट इज नथिंग बट 1/36 इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। सो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी of getting ahead followed by a tail in a coin toss। सिंपल है, एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट निकालना, तो पी ए इंटू पी बी। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4। सो इस तरीके से आप कभी भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपका इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का जो गेट का पूरा सिलेबस है, कवरिंग ऑल द ब्रांचेज, यहाँ पे मैं पूरा कराता हूँ। एक और जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, लीप ईयर कॉन्सेप्ट जो है। कभी कभी लीप ईयर पे क्वेश्चन आ जाता है, तो सभी को पता होगा लीप ईयर में क्या होता है। क्वेश्चन कैसा आता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो लीप ईयर में आता है वो आता है, व्हाट इज द चांस व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर a leap year
हैज 53 संडेज। आपको इसका ऑप्शन जो दिए रहते हैं वो रहते हैं 1/7, 2/7, 3/7 एंड 4/7 सोल्यूशन। चलिए देखते हैं। अभी लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 डेज होंगे इन अ ईयर, राइट। अब इन 366 डेज में अगर मैं देखूं, मैं इसको अगर 7 से डिवाइड करूं तो 7 हो गए 35। सो 52 वीक्स तो कंफर्म है। कंफर्म मतलब 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे। आपको कितने संडे चाहिए? 53। मतलब इन दो में से कोई एक जो दिन होना चाहिए वो संडे होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 2r/7। क्यों? 2c1, क्योंकि जनरली आपको एक वीक एक दिन और चाहिए एक्स्ट्रा। सो इट इज इक्वल टू 2c1/7c1। सो योर आंसर इज 2/7। सो राइट आंसर इज बी। क्लियर है? ठीक है। वहीं अगर सपोज करते हैं यही क्वेश्चन होता, क्वेश्चन ये हो जाता बस, व्हाट इज द चांस, दैट a non-leap year has 53 संडेज। अभी नॉन लीप ईयर हो गया तो कितने दिन हो गए? एक दिन कम, फरवरी वाला एक दिन आपका कम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज इस केस में कितने होंगे आपके? 365। सो अगर आप फिर से डिवाइड करोगे इसको 7 से तो ये आ जाएगा आपका 1। तो 52 वीक्स तो कंफर्म है। कंफर्म कहने का मतलब 52 संडेज तो आएंगे ही। अब उन 7 दिन में से जो एक दिन होगा वही आपका संडे होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, कई बार गेट में एक नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है लीप ईयर कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो आज की क्लास में मैंने आपका पूरा जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, कवरिंग सभी ब्रांचेज को, इंक्लूडिंग जो एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें भी मैंने आज कवर अप करा दिया। नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। आई एम स्टार्टिंग कैलकुलस। सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ सिलेबस आपका फॉलो करता है, अराउंड 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से आता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कैलकुलस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू ऑल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।